कशिश। जैसे कि आपको पता है क्लास 9 की साइंस की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं। चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके 4 पार्ट ऑलरेडी जा चुके हैं। मैं 5th पार्ट आज अपलोड कर दूँगी, तो जिन लोगों ने वो 1 2 3 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाके वो चारों पार्ट्स देखिए आप स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के। एंड 5th पार्ट में अपलोड कर दूँगी, तो वो भी देखिएगा। और जिसको भी जहाँ भी डाउट या जो भी प्रॉब्लम आए तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी डाउट या प्रॉब्लम को मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। मैं उसके डेफिनेटली कोई ना कोई सल्यूशन आप तक पहुँचाऊँगी। तो जैसे कि अपन ने देख लिया था, सारी ही पार्ट्स में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं ऑलरेडी। चारों पार्ट्स में मैंने ये सारे एटॉमिक मॉडल डिस्कवर जिन लोगों ने किए हैं उनके बारे में बताया गया है। पहले थे जिन लोगों ने जिनने तो थ्योरी दी थी, एटॉमिक थ्योरी दी थी, डाल्टन ने। उसके बाद थॉमसन मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, एंड फिर ड्रॉबैक्स रदरफोर्ड के, और फिर नील्स बोर का मॉडल। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, नील्स बोर ने उनके जो एटम था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करेगा, कैसे घूमेगा, वो बताया था कि उनकी पर्टिकुलर एक ऑर्बिट होंगी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो उन्हें अलग अलग घर बना दिए थे जिनको ऑर्बिटर और शेल और सबशेल बोला, एनर्जी लेवल बोला गया। ठीक है, जिनका नाम KLMN रखा गया, और इनकी जो नंबर वैल्यू रखी गई वो n = 1 2 3 4, जहाँ तक भी आप रखना चाहें वहाँ तक। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि इनकी जो वैल्यू है, ये जो शेल हैं इनमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, ये भी आप आगे देखेंगे कि एक घर के अंदर, मतलब एक ऑर्बिट या एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ये आगे देखेंगे। बट अभी अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैंने आपको ये समझा ही दिया था। जिसने नहीं देखा है वो टाइप कर सकता है कशिश चौरसिया चैनल पे जाइए, एंड उस पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 4 क्लास 9 पार्ट 4 लिखा होगा। न्यूज़ बोर्ड का मॉडल वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब आज बात करते हैं अपन 4.2.4 न्यूट्रॉन्स के बारे में। ये आपको टॉपिक दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं। जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और आगे की वीडियो बनाते हैं। ओके, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। जैसे कि मैंने बताया, मैं शॉर्ट अब इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, तो वही मैं करने वाली हूँ। मैंने लास्ट वीडियो शायद बहुत कम टाइम की पोस्ट की थी, 7-8 मिनट की पोस्ट कर रही हूँ मैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियोज़ हो जाती हैं तो बर्डन हो जाता है, प्रेशर हो जाता है, अपन नहीं देख पाते, मन नहीं लगता है। इसलिए मैं छोटा ट्राई कर रही हूँ कि छोटी छोटी वीडियो में आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ, जो कि मैं करने का फुल ट्राई कर रही हूँ। और आपको जहाँ भी कमी या प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, एंड मैं उसका सल्यूशन आप तक पहुँचाऊँगी। ओके, तो आज अपन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन क्या होता है, इस याद है आप लोगों को, मैंने फर्स्ट पार्ट में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि चार्ज पार्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। ठीक है, जैसे कि अपन ने 2 चार्जों के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है, जो कि हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, जिनको नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। 2 चार्जों के बारे में अपने ऑलरेडी बात कर ली थी। थर्ड चार्ज रह गया था जिसका नाम था न्यूट्रल चार्ज, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज इक्वल रहते हैं, सेम रहते हैं, मतलब वो ना ही नेगेटिव की प्रॉपर्टी शो करता है और ना ही पॉजिटिव की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। आप बोलेंगे भाई न्यूट्रल है, उसको न्यूट्रॉन क्यों बोला गया? तो न्यूट्रल तो ये जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव, जब ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं तो उसका नाम जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रखा गया, वैसे ही न्यूट्रल चार्ज का नाम न्यूट्रॉन रखा गया, जिसकी खोज मतलब जिसकी डिस्कवरी, जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने की थी, वैसे ही न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने की थी। आपको यहाँ पे नाम दिख जाएगा, मैं एक सेकेंड बताती हूँ आपको। ये लिखा है, इन 1932 जे चैडविक डिस्कवर्ड another subatom particle which had no charge and
a mass nearly equal to that proton, it was eventually named as neutron. ठीक है, तो जो चैडविक थे उन्होंने की थी न्यूट्रॉन की खोज, मतलब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की थी? चैडविक ने। किसने? न्यूट्रॉन की खोज करने वाला जो इंसान था उनका नाम जे चैडविक था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, विच हैड नो चार्ज एंड, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल है भाई, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल रहते हैं, मतलब कोई चार्ज ही नहीं होता, वो न्यूट्रल रहता है, ना वो नेगेटिव की टेंडेंसी शो करता है ना पॉजिटिव की टेंडेंसी शो करता है, वो नहीं करता कोई भी टेंडेंसी शो। ठीक है, तो उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, वो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, वो न्यूट्रल है, इसलिए उसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। ठीक है, अभी लिखा है मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन, मतलब इसका कहीं ना कहीं जो वेट, जो मास है, जो न्यूट्रॉन का जो मास है, जो वज़न है, वो किसके बराबर है? कहीं ना कहीं प्रोटॉन की मास के बराबर है। ठीक है, प्रोटॉन कौन? पॉजिटिव चार्ज के बराबर है बोल रहे हैं ये लोग। इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम, मतलब जो न्यूट्रॉन होता है वो हर एक एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑफकोर्स ना यार, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे हर एटम के अंदर, तो न्यूट्रॉन भी उन्हीं का हिस्सा है, तो न्यूट्रॉन भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो हर एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होगा, न्यूट्रॉन भी होगा। इज़ रिप्रेजेंटेड एज एन, मतलब इसको रिप्रेजेंट, जैसे हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई सिंबल, कोई ना कोई अल्फ़ाबेट बनाया गया है, वैसे ही न्यूट्रॉन को प्रेजेंट करने के लिए एन बनाया गया है, स्मॉल एन। जैसे इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट करने के लिए स्मॉल ई बनाया गया, प्रोटॉन को प्रेजेंट करने के लिए पी बनाया गया, ऐसे न्यूट्रॉन को प्रेजेंट करने के लिए स्मॉल एन बनाया गया। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन से करते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। आप बोलेंगे न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो पहली बात तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ रहता है, वहीं प्रेजेंट होता है, मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और उसके अराउंड जो रिवॉल्व करता है, जो घूमता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जो एटम का मास है, मतलब एटम का जितना भी वज़न है, वेट है, मास है, वो किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम के बराबर। मतलब जब उनको अपन जोड़ेंगे, प्लस करेंगे ना न्यूट्रॉन के मास को और प्रोटॉन के मास को, तो जितना उनका सम आएगा, जिनका उनका एडिशन आएगा, वही एटम का मास होता है, एटम का वेट होता है, एटम का वज़न होता है। कौन? कितना? जितना प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास होगा, अपन उसको प्लस करेंगे, तो जितना भी मास और उनका दोनों का मिला के आएगा, वही एक्चुअल एटम का मास होता है। ठीक है, तो यही था न्यूट्रॉन के बारे में। आगे हाउ एन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स और शेल्स, ये मैंने आपको बताया कि जो ऑर्बिट है, मतलब ये जो ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो किन में डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, मतलब कौन कितने इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रहेंगे, कैसे रहेंगे, कितने रहेंगे, वो सारी बातें अपन इस टॉपिक में करेंगे। तो ये टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अभी तक के लिए सिर्फ ये न्यूट्रॉन वाला टॉपिक, तो आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आए इस टॉपिक में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए, अपने पेपरों में ध्यान लगाइए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।